हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। आपको लगातार वीडियोस भूगोल से संबंधित आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और वीडियोस को जो है जिन बच्चों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो छात्र नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, आपका जो है एक लाइक टीचर को मोटिवेट करता है, तो प्लीज लाइक करना न भूलें, चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जो है निश्चित रूप से ये चैनल काफी मदद करेगा और जिन आपको लगता है कि कंटेंट आपको सही मिल रहा है, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि जो छात्र जो है नए हैं या जिन छात्रों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे, उन तक वो कंटेंट पहुंच सके। इसलिए वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आज ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वायुमंडल की, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर की। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो नॉर्मली वायुमंडल के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी से सटे हुए या धरातल से सटे वायु के आवरण को ही क्या बोला जाता है, वायुमंडल, जिसमें हम विभिन्न गैसों के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सारी गैसें देखते हैं, एक कुछ प्रमुख गैसें हैं वो मैंने साइड से लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। देखिएगा जरा, वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस की मात्रा, ये आपको कई एग्जाम में ये क्वेश्चन एक सवाल भी आता है कि क्रम से बताइएगा, या आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। 78.8% के लगभग पाई जाती है, मोटे तौर पर आप 78% उसको मान सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो गैस सर्वाधिक होती है वायुमंडल में वो कौन सी है, ऑक्सीजन, जिसको आप जीवनदायी गैस कह सकते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लगभग 21%, 20.93%। ठीक है, 21% मोटे तौर पे हम उसको मानते हैं। ऑर्गन की उपस्थिति कितनी है, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, इसकी उपस्थिति है 0.93%। ठीक है, चौथे क्रम पे हम देखते हैं, चौथे क्रम पर जो सर्वाधिक गैस है कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। थोड़ा देखिए, याद करने में भी आपको आसान हो जाएगा कि नाइट्रोजन आपको याद रखनी है कि 78% लगभग जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21% लगभग, लेकिन सही एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 20.93%। ऑर्गन, अच्छा देखिए, ये 20.93 है और ऑर्गन कितनी हमने लिखी है, 0.93। आप जो ऑक्सीजन की दशमलव के बाद की वैल्यू है, सेम उतनी ही वैल्यू किसकी है, ऑर्गन की। ठीक है, CO2 की वैल्यू देखिए, ये जो 0.93 है, इसमें से हम 9 गायब करते हैं और लास्ट वाला 3 लगा देते हैं, तो ये CO2 की वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि CO2 की इतनी कम मात्रा, इसके अलावा भी कुछ गैसें पाई जाती, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण ये 4 गैसें हैं। CO2 की इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 0.03% CO2 वातावरण में, फिर भी आजकल ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि विभिन्न पर्यावरणविद या विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो पर्यावरण को लेकर प्रयास करती हैं, उनका ये मानना है कि CO2 की उत्सर्जन की दर को क्या किया जाए, कम किया जाए। अर्थात इतनी कम मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होने के बावजूद भी CO2 के बारे में ये कहा जाता है, या ये सत्य है कि CO2 का उत्सर्जन क्या हो या कार्बन का उत्सर्जन कैसा हो, कम हो। क्यों? क्योंकि CO2 या कार्बन क्या कर रहा है, वायुमंडल का निरंतर तापमान बढ़ा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि CO2 गैस कैसी है, एक ऊष्मा शोषी गैस है। कैसी गैस है, ऊष्मा शोषी गैस। अभी आगे आप देखेंगे जब EVS टॉपिक शुरू होंगे कि जो 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपकी, जो 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनमें सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि तापमान की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। कारण क्या है कि एक ऊष्मा को अवशोषित करती है। जैसे सौर विकिरण होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है जो धरातल तक आता है, या पृथ्वी से वापस होने वाला जो ताप है जिसको हम पार्थिव विकिरण के रूप में जानते हैं, ये दोनों को ही क्या करता है, CO2 गैस क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। हमने पिछले
टॉपिक में जब ग्रहों का अध्ययन किया था तो आपको बताया था एक शुक्र ग्रह के बारे में कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो कारण क्या बताया था कि शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। ठीक है, अब बाद में चर्चा करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। अभी हम अपने टॉपिक देखते हैं वायुमंडल। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर वायुमंडल की जो परतों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, और तीसरी परत है मध्य मंडल, और चौथी परत है आयन मंडल, और पांचवी बहिर्मंडल। अच्छा देखिए, ये आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों तापमंडल के ही हिस्से हैं। ठीक है, तापमंडल है और तापमंडल के हिस्से हैं, आगे हम देखेंगे। तो आप अभी 5 मंडल मान के चल सकते हैं कि ये 5 हैं। देखिए बीच में लिखा हुआ आपका मध्य मंडल। ठीक है, अब मध्य मंडल के नीचे 2 मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, और मध्य मंडल के ठीक ऊपर 2 मंडल। कौन कौन से, एक आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल को। जो पहला मंडल है जिसकी हाइट कितनी है, धरातल से 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब कहाँ खड़े हैं आप, धरातल पर खड़े हैं। और धरातल से हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, वायुमंडल का, ऊपर बढ़ने क्रम में। तो 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। देखिए इंग्लिश वर्ड भी, इंग्लिश जो टर्म है इन मंडलों का, ये भी याद करना अति आवश्यक हो गया है आज के जो एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न है उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जैसे क्रम पूछा गया है कि नीचे से बढ़ते के क्रम में वायुमंडल की परतों को बताइए, तो वहां इंग्लिश हिंदी वाला वर्ड ना देके इंग्लिश वाला टर्म यूज किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। तो आप हिंदी के साथ साथ ये इंग्लिश वाले टर्म को भी जरूर याद रखें। जैसे क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, और मध्य मंडल को मीजोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर। बहिर्मंडल या सबसे बाहर का, बहिर्मंडल को ही बाह्यमंडल ही बोला जाता है, अर्थात धरातल से जो वायुमंडल का बढ़ता क्रम है। और सबसे बाहर का जो मंडल है वो कौन सा है, एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। ठीक है, अब हम एक एक मंडल की चर्चा करते हैं कि हर मंडल से, वायुमंडल के हर मंडल से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल से लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, समताप मंडल से लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। उन सवालों की हम समझते चलते हैं साथ साथ, और जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी चर्चा धीरे धीरे करें। देखिएगा, क्षोभ मंडल 0 किलोमीटर से लेकर कहां तक पाया जाता है, 18 किलोमीटर तक। ठीक है, ये औसतन रहता है। आपको किसी बुक में हो सकता है 20 किलोमीटर लिखा मिल जाए, 16 किलोमीटर लिखा मिल जाए, तो एवरेज होता है, कोई उसका पर्टिकुलर मानक नहीं है, नहीं 18 तो 18, ये थोड़ा घटबड़ हो सकता है। ठीक है, देखिएगा क्षोभ मंडल को मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कि क्षोभ मंडल में ही मैंने एक बात लिखी है, संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। कहने का तात्पर्य क्या है, क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहते हैं और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए क्षोभ मंडल की एक प्रकृति होती है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, अर्थात धरातल से आप जब ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में आपको एक प्रकृति देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान कैसा होगा इस मंडल का, कम होगा। ठीक है, अर्थात आपने देखा भी होगा कि ऊंचे स्थानों पर जाने पर या पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने पर हम लोगों को क्या महसूस होती है, ठंड का अनुभव या सर्दी का अनुभव होता है। अर्थात नॉर्मल धरातल से आप जो ऊंचे इलाके हैं वो कैसे हैं, ठंडे हैं। तो वही बात मैंने लिखी है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई की वृद्धि होगी, हाइट बढ़ेगी, तापमान की मात्रा कैसे होगी, कम होगी। ठीक है, तो आप तापमान में एक परिवर्तन की प्रकृति देखने को मिलती है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो इसी कारण इसी क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे कितना तापमान घटता है ऊंचाई के साथ, ये सवाल बनता है कि कितने किलोमीटर पर या कितने मीटर पर कितने तापमान की कमी देखने को मिलती है। देखिए क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। कितना कम होता है कि यदि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान
धरातल पर होगा, 0 किलोमीटर पर होगा, वहां से आप सपोज करिए कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान को रिकॉर्ड किया जाए तो कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, अभी तक किलोमीटर की बात कर रहे थे, दोनों टाइप के सवाल यहाँ से बन सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान कम होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसको यदि हम मीटर में वो कन्वर्ट करते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने के लिए कितनी ऊंचाई आवश्यक है, 165 मीटर। ठीक है, अब ये तापमान ऊंचाई के साथ घट रहा है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। अच्छा देखिए, एक सवाल और आता है, पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है। फिर से सुनिएगा, सामान्य, देखिए जरा मैं यहां लिखता हूं, देखिए क्षोभ मंडल की सामान्य ताप ह्रास दर की प्रकृति पूछी जाती है। सवाल बनता है कि क्षोभ मंडल की सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है। सामान्य ताप ह्रास दर का मतलब कि ताप में ह्रास का मतलब जानते हैं कमी आना, तो उसकी दर या वैल्यू कितनी वैल्यू है, 1 किलोमीटर बराबर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान कम होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, अच्छा देखिए, दूसरा मैंने बात लिखी थी कि इसी मंडल को क्या बोला जाता है, संवहन मंडल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मंडल की एक प्रकृति होती है कि इस मंडल में संवहनी धाराएं चलती हैं, अर्थात मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आंधी, वर्षा, तूफान। तो ये मौसम संबंधी घटनाओं के कारण ही इस मंडल को संवहन मंडल बोला जाता है। अर्थात यहाँ मौसम जो है, कभी तापमान ज्यादा होगा तो कभी कम हो सकता है, कभी आंधी की स्थिति हो सकती है, कभी तूफान की स्थिति हो सकती है, कभी वर्षा की स्थिति हो सकती है, कहीं आपको ओस देखने को मिलेगा, कहीं पाला, कहीं कोहरा। अर्थात मौसम संबंधी घटनाओं के घटित होने के कारण ही इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि ये जो मौसम संबंधी प्रकृति आपको देखने को मिलती है, कि ये बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, देखिएगा जरा, क्षोभ मंडल में ये धरातल है, क्या है, धरातल है। या थोड़े से कुछ हम पॉइंट देखते हैं कि जैसे अभी देखा कि हाइट बढ़ी तो तापमान क्या हुआ, कम हुआ। ऐसे ही कुछ पॉइंट देखेंगे कि जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हाइट बढ़ती है, प्रेशर की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम। अर्थात हाइट बढ़ती है, तापमान क्या होता है, कम। हाइट बढ़ती है, प्रेशर या दाब कैसा होता है, कम। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है क्षोभ मंडल में डेंसिटी या घनत्व की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, अब देखिएगा, तापमान आप समझ गए कि तापमान जो है कम होता है। अच्छा, सवाल अब थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जीएस के टॉपिक ही कुछ ऐसे होते हैं कि चलिए समझते हैं। जैसे जैसे अच्छा, तापमान में ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो रहा, कारण क्या है कि अभी मैंने देखिए गैस की चर्चा करी थी, कौन सी, CO2 गैस। CO2 गैस कैसी है, एक भारी गैस है जो कि धरातल की निचली परत पर या धरातल से सटे वायुमंडल में इसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी सी हल्की हैं, इसलिए ऊपरी वायुमंडल तक इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। जितनी भारी, आपको एक चीज पता होगी कि भारी जो गैसें होंगी वो निचली सतह पर होंगी और हल्की गैसें होंगी वो ऊंचाई तक उनकी स्थिति होती है। तो अब प्रेशर क्या है, हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दाब कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रेशर नीचे होगा वो ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि निचला जो धरातल से सटा वायुमंडल है, यहाँ क्या है कि गैसों का घनत्व क्या है,
गैसों का घनत्व ज्यादा है, भारी गैसें कहाँ हैं, नीचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारी गैसें होंगी, गैसों का आवरण या गैसों का घनत्व ज्यादा होगा, तो वो दाब भी क्या होंगी, उनका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो वायु के अणु धरातल से सटे निकट वायुमंडल में क्या है, ज्यादा है, पास है, सघन है, ये थोड़ा सा ऊपर जाने पर कैसे हो जाते हैं अणु, विरल, और ऊपर गए तो थोड़ा सा और विरल हो जाते हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर दम व्यक्ति का दम कैसा होता है, घुटने लगता है। तो दम क्यों घुटता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। कि जैसे आप ऊंचाई वाले इलाकों पर जाएंगे तो वायुमंडल में गैसों के अणु कैसे होंगे, दूर होंगे, अर्थात वायुमंडल कैसा हो जाएगा, विरल। देखिए यहाँ नीचे क्या है, वायुमंडल सघन है, ऊपर कैसा है, वायुमंडल विरल है। तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर व्यक्ति का दम कैसा होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण घुटने लगता है। जबकि नीचे पहाड़ी क्षेत्रों पर आपने गौर किया होगा, निचले प्लेसेस में, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि वायुमंडल की घनत्व या डेंसिटी नीचे अधिक है और ऊपर कैसा होता जा रहा है, वायुमंडल विरल होता जा रहा है। तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये वायु के आवरण को या गैसों को अपनी तरफ धरातल की ओर खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी का, धरातल का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसी कारण वायुमंडल क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, और जो भारी गैसें हैं वो धरातल से सटी होंगी, ज्यादा उन पर गुरुत्वीय बल भारी गैस पर ज्यादा होगा, तो इसलिए भारी गैसें नीचे और विरल गैसें ऊपर। ठीक है, तो अब देखेंगे, एक बात और देखते हैं, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, धीरे धीरे थोड़ा विस्तार से हम टॉपिक को लेकर चल लें ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझें। जैसे आप देखते हैं कि वर्षा की प्रकृति कहाँ पाई जाती है, वर्षा की प्रकृति आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। आपको समताप मंडल में बारिश जैसी स्थिति या मौसम ओस जैसी स्थिति, कोहरा जैसी स्थिति, पाले जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वर्षा की स्थिति या वर्षा क्षोभ मंडल में होती है, तो इसका कारण क्या है कि क्षोभ मंडल में ही क्यों होती है, ऊपर क्यों नहीं होती। तो अभी आप देखेंगे कि धरातल से जो आपका धरातल है, इस धरातल पर ही क्या है, नदियां होंगी, सागर होंगे, महासागर होंगी, वनस्पतियां होंगी। धरातल पर समताप मंडल में जाके थोड़ी कोई सागर, प्रशांत महासागर हुआ, सारे आपके सागर, महासागर, नदियां, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जल के सारे स्रोत हैं वो कहाँ होंगे, इस क्षोभ मंडल से सटे हुए धरातल पर होंगे। अब जब जल के स्रोत धरातल पर हैं तो जाहिर सी बात है कि वर्षा के लिए क्या चाहिए, जलवाष्प चाहिए। वर्षा के लिए क्या चाहिए, जलवाष्प चाहिए, संघनन क्रिया चाहिए। वर्षा का टॉपिक हम अलग से देखेंगे, थोड़ी सी चर्चा यहाँ करते हैं कि चूंकि जल के स्रोत धरातल पर हैं, इसलिए जलवाष्प की अधिकता भी कहाँ होगी, जलवाष्प की अधिकता भी कहाँ होगी, जब जल के स्रोत धरातल पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जल का यदि वाष्प बनने की कंडीशन होगी, जल की गैसीय अवस्था को ही जलवाष्प की आर्द्रता हम कहते हैं, तो वो कंडीशन भी कहाँ देखने को मिलेगी, इसी मंडल में मिलेगी। निचले सतह पर ही जलवाष्प क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में भी ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि जब गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है तो जाहिर सी बात है कि जलवाष्प बनती तो है, जलवाष्प को भी पृथ्वी गुरुत्वीय शक्ति कहाँ खींचती है, नीचे खींचती है। अब ये जलवाष्प यदि यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि जलवाष्प को जब एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर जलवाष्प को एक निश्चित न्यूनतम तापमान मिलता है तो संघनन क्रिया प्रारंभ होती है, और ये संघनन के परिणाम स्वरूप ही क्या आपको वर्षा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो हमने दो चार चीजें देखी। एक तो देखा कि हाइट बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। क्यों कम होता है बताया, क्योंकि CO2 गैस आपकी कहाँ है, निचली सतह पर अधिक है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो CO2 की मात्रा कम होती जाएगी, तो पार्थिव विकिरण और सौरिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ये गैस की मात्रा कम होगी, तो ऊपर जैसे बढ़ेंगे तापमान थोड़ा सा कम होगा।
परिवर्तन मंडल क्यों क्यों होता है, क्यों कहा जाता है परिवर्तन मंडल, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि डेंसिटी भी क्या हो रही है, जैसे ऊपर बढ़ेंगे डेंसिटी भी कम हो रही है, ताप भी कम हो रहा है। अक्सर सवाल आता है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है और विषुवत रेखा पर कितनी होती है। दो बातें हैं, देखिएगा, ये औसतन हमने लिखा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है, 18 किलोमीटर लगभग होती है, कहीं 16 मिलेगा कहीं 20 मिलेगा, आप 18 मान के चलिए कि औसतन क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। अच्छा देखिएगा थोड़ा सा, एक तरफ हमने ध्रुव लिखा और एक तरफ विषुवत रेखा, तो हम देखते हैं कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, ये सवाल बनता है। तो ध्रुव पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर जो या भूमध्य रेखा पर जो ध्रुवों की क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 18 से 20 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ध्रुव पर 8 किलोमीटर वायुमंडल ऊंचा है, अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो ये अंतर हमें देखने को क्यों मिलता है, ठीक है। सवाल बनता है कि ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होगी या विषुवत रेखा पर, तो आंसर क्या होगा, ध्रुव पर कम होगी और विषुवत रेखा पर अधिक होगी। कारण क्या है, आप देखते हैं, अभी जब मैंने पहले आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाए होंगे तो बताया होगा, थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, तो मैंने बताया था कि विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें वर्ष पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती, अर्थात यहाँ विषुवत रेखा पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और ध्रुव मैंने कैसे बताए थे कि ध्रुव पर सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं, लंबवत हो जाती है, इसलिए ध्रुव कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि ध्रुव पर तापमान की प्राप्ति कैसी होती है, कम होती है, और विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान एक समान सा रहता है, लंबवत रहता है। तो यही मुख्य कारण है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप देखते हैं कि जैसे विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचाई का कारण क्या है, तो इसका सही सटीक उत्तर ये है कि कोई भी वायु होती है या कोई भी वस्तु होती है वो गर्म होने पर क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर तापमान की अधिकता के कारण वायु कैसी होगी, गर्म होगी, और गर्म वायु कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होकर वो वायु कहाँ ऊपर उठती है। तो इसी ऊपर उठने के कारण, गर्म वायु होने के कारण ही क्या है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल अधिक ऊंचा है, और ध्रुवों पर तापमान अभी बताया कैसा है, कम है, ध्रुव कैसे है, ठंडे है, और ठंडी वायु कैसी होगी, ठंडी वायु भारी होगी और वो उसका प्रसार नहीं होगा, गर्म वायु हल्की होगी, गर्म होगी और उसका फैलेगी, विस्तार होगा उसका, जबकि ध्रुवों पर ठंडी वायु कैसी होगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी, अर्थात बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाती। आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि गर्म भोजन आप खाते हैं, जब गर्म भोजन करते हैं तो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ठंडा भोजन कम स्वादिष्ट लगता है। इसका भी कारण क्या है कि जब गर्म भोजन हमारी जीभ पर जाता है, जिह्वा पर जाता है, टंग पर जाता है, तो गर्म भोजन में क्या होता है, फैलता है, ठीक है, और ठंडा भोजन फैलेगा नहीं। तो इसलिए हमको जब गर्म भोजन फैलेगा तो हमारी जो जीभ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको जो टेस्ट है वो चारों तरफ से मिलेगा, अधिक एरिया तक मिलेगा, इसलिए गर्म भोजन आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ठंडी वायु का प्रसार बहुत अधिक नहीं हो पाता है, इसलिए ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन विषुवत रेखा की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट मंडल पर देखते हैं कि क्षोभ मंडल के बाद का जो दूसरा मंडल है वो कौन सा है, समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने बताया था कि हाइट बढ़ेगी तो तापमान कैसा होगा, कम होगा। समताप मंडल में ठीक इसके विपरीत प्रकृति पाई जाती है। यहाँ जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे अब समझिए, क्षोभ मंडल में हाइट बढ़ी तापमान कम, समताप मंडल में हाइट बढ़ी तापमान ज्यादा। ऐसे मध्य मंडल, सारे हम मंडलों का देख लेते हैं। मध्य मंडल में क्या होगा, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आयन मंडल में देखेंगे हाइट बढ़ेगी तो तापमान कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर बहिर्मंडल में देखेंगे कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। अर्थात आपने एक सीरीज सी बन गई है कि पहले कम हो रहा है, हाइट तो देखो सब में बढ़ रही है, सारे मंडलों में। क्षोभ मंडल में तापमान कैसा हुआ, कम हुआ। फिर समताप मंडल में तापमान क्या हुआ, बढ़ गया।
फिर मध्यमंडल में तापमान फिर से कम, आयन मंडल में फिर से ज्यादा और बहिर्मंडल में फिर से कम। तो एक सीरीज बन गई। तो आपको यदि एक मंडल का पता है कि क्षोभ मंडल में हाइट बढ़ने के साथ तापमान कम होगा, तो आपसे किसी मंडल के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, समताप मंडल में मैंने एक दो बातें लिखी हैं कि समताप मंडल को ही क्या बोला जाता है, रसायन मंडल, और इसी मंडल को क्या बोला जाता है, ओजोन मंडल। क्यों, जरा देखिएगा। हाइट बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने का कारण समताप मंडल में क्या है, क्योंकि इस मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन परत, और यह ओजोन परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को, शक्तिशाली किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। और इसी ओजोन परत के सूर्य के प्रकाश के या यूवी रेज के अवशोषण करने के कारण ही इस मंडल का तापमान क्या है, हाइट बढ़ने के साथ देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तापमान बढ़ने का कारण, मुख्य कारण इस मंडल, देखिए CO2 जो मेन घटक था जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है, वो कौन सा था आपका, क्षोभ मंडल में तो हाइट बढ़ने के साथ तापमान घट रहा है, लेकिन निचली सतह पर तापमान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। निचली सतह पर ज्यादा है और धीरे धीरे बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ CO2 की उपस्थिति नहीं है, यहाँ किसकी उपस्थिति है, ओजोन के अणुओं की, ठीक है। ओजोन परत, आपको पता होगा, आपने बचपन से ही सुना होगा कि ओजोन परत है जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये ओजोन के अणु हैं, ये सूर्य की यूवी रेज को अवशोषित करते हैं, और इस अवशोषण के कारण ही इस मंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रसायन मंडल का एक ऊपर रसायन मंडल लिखा हुआ है, मैंने नीचे ओजोन मंडल लिखा है। तो ओजोन परत के कारण इस मंडल को क्या कहा, ओजोन मंडल। अब देखते हैं कि रसायन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ओजोन इस मंडल में क्या होती है, बनती भी है और बिगड़ती है। ओजोन, देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। अब हम देखते हैं कि ओजोन यहाँ बनती कैसे है। तो देखिएगा, अभी क्या बताया मैंने कि सूर्य की यूवी रेज को अवशोषित करती है ओजोन। तो देखिएगा, इस मंडल में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की उपस्थिति इस मंडल में अधिक है, या किसी भी गैस की उपस्थिति, गैसों का घनत्व कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में अधिक होगा, और धीरे धीरे जो वायुमंडल है वो कैसा हो जाएगा, सघन से कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। घनत्व कैसा होगा, वायुमंडल का घटता जाएगा। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के कुछ अणु क्या होंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन यही है, समताप मंडल में ही है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन ऑक्सीजन के अणु कैसे हैं, कम है, और वायुमंडल कैसा है, विरल है। तो देखिए, इस सबसे पहले ऑक्सीजन के अणु पर क्या पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणें सबसे पहले किस पर पड़ती है, ऑक्सीजन पर पड़ती है, और इस ऑक्सीजन के अणु को दो भागों में तोड़ती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के दो अणुओं को यूवी रेज विखंडित कर देती हैं, और ऑक्सीजन के दो अणु कैसे हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का एक अणु को तोड़ रही है तो दूसरा भी अणु होगा, और यूवी रेज ऐसा नहीं होता है कि यूवी रेज एक साथ ऑक्सीजन के जितने अणु हों उन सारे अणुओं को तोड़ दे, ऐसा संभव नहीं होता, एक एक करके तोड़। अब ऑक्सीजन के एक अणु को तोड़ा तो ऑक्सीजन के दो अणु कैसे हुए, स्वतंत्र हुए। तो कोई अणु ऐसा भी रहा होगा जो यूवी रेज से टूटने से क्या हुआ होगा, बच गया होगा। तो अब इस बचे हुए ऑक्सीजन का जो अणु है ये एक स्वतंत्र अणु से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिएगा, ऑक्सीजन का जो यूवी रेज से टूटने से बचा अणु है वो विखंडित एक अणु से, एक स्वतंत्र अणु से क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, O3। क्या बना, O3 बना। इसी को हम ओजोन गैस बोलते हैं। और इस ओजोन के अणुओं की सांद्रता जहां समताप मंडल में अधिक हो जाती है उसी को ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का मतलब ऐसा नहीं है कोई चादर जैसी परत है या कोई स्टील जैसी परत है, अर्थात आप ऐसे समझिए कि समताप मंडल का वह भाग जहां ओजोन गैस के अणुओं की सांद्रता, घनत्व अधिक हो जाए, डेंसिटी अधिक हो जाए, या ओजोन के अणु इकट्ठे हो जाएं, उसी को ओजोन परत कहते हैं। अब देखिए, ये O3 अभी देखा कि ऑक्सीजन का एक स्वतंत्र अणु ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर क्या बनाता है, O3। अब इस O3, मान लीजिए इस O3 पर फिर क्या पड़ता है, फिर यूवी रेज पड़ा, तो फिर ये ऑक्सीजन ओजोन का अणु
टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? या तो ऐसे टूटेगा, अर्थात ऑक्सीजन के तीन अणु स्वतंत्र होंगे, या ऐसे टूटेगा, ठीक है, या ऑक्सीजन एक ही अणु स्वतंत्र होगा। कुल मिला के क्या है, आप ऐसे समझिए कि इसी मंडल में ये एक ऑक्सीजन के ओजोन परत बनने के क्रम में देखिए क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। अर्थात ओजोन बनती भी इसी मंडल में और ओजोन टूटती भी इसी मंडल में। तो इसी रासायनिक ओजोन के बनने के रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही इस मंडल को क्या बोला गया, रसायन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल क्यों बोला? क्योंकि ओजोन मंडल ओजोन परत की उपस्थिति है, ठीक है। एक देखिए अक्सर सवाल आता है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है ऊपरी भाग में, मध्य के भाग में, निचले भाग में। सवाल सुनिएगा, ओजोन परत की उपस्थिति समताप मंडल में कहाँ मिलती है? ऊपरी हिस्से में, मध्य के हिस्से में, या निचले हिस्से में? तो याद रखिएगा कि ओजोन के अणु का बनना या टूटना तो संपन्न होता है ऊपरी हिस्से में, अर्थात ओजोन के अणु बनते हैं ऊपरी हिस्से में, जबकि ओजोन के अणु जो टूटने से बच गए हैं वो आके एक नीचे की लेयर में क्या हो जाते हैं, संकलित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी खींचता है इनको। तो जो ऑक्सीजन के टूटने से O3 के जोड़े टूटने से बच गए वो समताप मंडल के निचले हिस्से में आके क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और ओजोन परत का निर्माण करते हैं। और ओजोन परत आपको पता है कि जीवधारियों के लिए क्या है, अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि मान लीजिए यदि ओजोन परत का आवरण समताप मंडल में न हो तो यूवी रेस डायरेक्ट कहाँ, यूवी रेस का डायरेक्ट प्रभाव जीवधारियों पर पड़ेगा, मानव पर पड़ेगा, जीव जंतुओं पर पड़ेगा, और उससे वनस्पतियों पर भी पड़ता है। तो यूवी रेस से क्या है, बहुत सारी त्वचा कैंसर से संबंधित या त्वचा कैंसर या त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और ओजोन को तोड़ता, हम इसके विस्तार से जब ग्लोबल वार्मिंग या ईवीएस में कोई भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे तब इसका अलग से ओजोन परत का अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी कि अच्छा देखिए, ओजोन, एक सवाल आता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो कौन सी ओजोन को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीन गैसों से मिलकर बनती है, तीन इसमें घटक होते हैं। क्लोरो का मतलब क्लोरीन और फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, मान लीजिए सवाल आए कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो यदि ऑप्शन में CFC नहीं है, मान लीजिए क्लोरीन है, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि CFC में भी क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। और याद रखिएगा क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को क्या करता है, विखंडित कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका समताप मंडल हुआ। एक आध क्वेश्चन और इसमें बनता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सर्वाधिक आदर्श मंडल कौन सा होता है? वायुयान उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा आदर्श मंडल कौन सा होता है? यही आपका समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए कई एग्जामों में सवाल पूछा गया कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल। क्यों? क्योंकि इस मंडल में कोई मौसम संबंधी घटना देखने को, आंधी है जैसे वर्षा है, तूफान देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। जबकि इस मंडल में वायुयान आदर्श स्थिति गति की क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ क्या आएगा, आंधी आएगी, वर्षा आएगा, मौसम संबंधी क्या है आपको चीजें देखने को मिलती है। हाँ, ये अवश्य है कि वायुयान उड़ के तो इसी मंडल से जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई एंट्री ऐसे होगी कि समताप मंडल पहुंचा। उड़ेगा तो क्षोभमंडल से होके, क्योंकि धरातल पर ही वायुयान होते हैं, तो धरातल से ही उड़ेंगे और क्षोभमंडल को पार करते हुए जो उसकी आदर्श गति होगी, जो आदर्श मूवमेंट होगा, वो कहाँ संपन्न होता है या कहाँ संपन्न होना चाहिए? समताप मंडल में। आपने देखा भी होगा कि किसी जैसे कोई फ्लाइट दिल्ली को जा रही है और दिल्ली में क्या है, बहुत सारा तूफान आया हुआ है, चक्रवाती स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत से आंधी वर्षा तूफान जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फ्लाइट दिल्ली उतरनी चाहिए उसको कहाँ उतार देते हैं, कोई निकट का एयरपोर्ट है कानपुर ले जाते हैं, उसको इलाहाबाद ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम खराब में वायुयान के क्रैश होने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मंडल पे देखते हैं, मध्य मंडल, जो बीच का मंडल है। मध्य मंडल में देखिए मैंने एक लाइन लिखी है कि न्यूनतम ताप मंडल
सवाल आता है किस मंडल को न्यूनतम ताप मंडल कहा जाता है, तो उत्तर होगा आपका कौन सा, मध्य मंडल। आपने देखा है हाइट बढ़ने के साथ कैसा हो रहा है, तापमान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। मेसोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूनतम तापमंडल बोलते हैं, और यहाँ का न्यूनतम लगभग यहाँ -90 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, न्यूनतम ताप मंडल। सारे मंडलों में सबसे कम जो तापमान है वो किस मंडल का है, मध्य मंडल का। कारण क्या है, क्योंकि इस मंडल में गैस के अणु कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विरल हो जाते हैं। तो चूंकि वायु का कोई गैसें नहीं है, इसलिए प्रकाश की किरणें इस मंडल को सीधे पार करते हुए समताप मंडल और क्षोभ मंडल तक आती हैं, और कोई गैस प्रकाश की किरणों को कोई गैस अवशोषित क्या होते भी हैं तो बड़ी कम मात्रा में गैसों के अणु होते हैं, तो प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए इस मंडल में तापमान कैसा हो जाता है, बहुत कम, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। अच्छा, एक सवाल और आता है कि उल्का संबंधी घटनाएं या टूटते हुए तारे वाली घटनाएं किस मंडल में देखने को मिलती हैं, तो उल्का संबंधी घटनाएं भी इसी मंडल में देखने को मिलती हैं, मध्य मंडल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट मंडल की बात करते हैं, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसको मैंने लिखा रेडियो मंडल। इसको क्या बोला है, इसमें देखिए हाइट बढ़ने के साथ तापमान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। वो आपको क्रम मैंने पहले ही बता दिया कि हर मंडल से तापमान की स्थिति कैसी हो जाती है, प्रकृति चेंज हो जाती है, एक में घटता है तो दूसरे में बढ़ता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है। तो आयन मंडल को रेडियो मंडल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मंडल में रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, आप देखेंगे कि आयन मंडल की एक विशेषता है कि सूर्य की, देखिए यूवी रेज का अवशोषण कहाँ हो रहा था, समताप मंडल। यहाँ क्या है, सूर्य से आने वाली एक्स रेज, इसको सूर्य से आने वाली जो एक्स किरण है इनका अवशोषण कहाँ पर होता है, आयन मंडल में, ठीक है। सूर्य से आने वाली एक्स किरणें इस मंडल में जो गैसें हैं उसको क्या कर देती हैं, आयनीकृत कर देती हैं, ठीक है। और इन आयनीकृत गुणों, जो गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, तो इस आयनीकृत गुणों के कारण ही क्या होता है कि जो भी कोई संदेश पृथ्वी से या धरातल से कोई भी रेडियो वेव्स, कोई भी ऐसी सूचना भेजी जाती है, जैसे देखिएगा मान लीजिए यहाँ से कोई सूचना यहाँ भेजी जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, इस आयनीकृत गैसों के कारण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अर्थात दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है, आपका रेडियो मंडल जिम्मेदार है, ठीक है। और इससे कोई खास सवाल आता नहीं है, बस याद रखिएगा कि रेडियो मंडल। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसको स्पेस शटल, जो अंतरिक्ष यान है, वो किस मंडल में स्थापित होते हैं या उड़ते हैं, वो उनकी आदर्श गति इस मंडल में संपन्न होती है। सबसे बाहर का मंडल अब देखेंगे, वायुमंडल में सबसे बाहर का, तो इसीलिए इसको बहिर्मंडल या बाह्यमंडल बोलते हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी तापमान कैसा होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गैसों के अणु बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए, एक सवाल आपका यहाँ मिस हो रहा है कि सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान वाला मंडल कौन सा था, मध्य मंडल। अब हम पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा तापमान वाला मंडल कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका रेडियो मंडल। ये रेडियो मंडल की स्थिति कैसी होती है कि लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर हो जाता है। कितना तापमान हो जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, क्योंकि एक्सरेजों का अवशोषण होता है। सूर्य की शक्तिशाली किरणें यूवी रेज से भी शक्तिशाली होती हैं। और सर्वाधिक तापमान वाला मंडल कौन सा है, रेडियो मंडल या आपका आयन मंडल। और न्यूनतम तापमान वाला मंडल कौन सा है, मध्य मंडल। और सबसे बाहर का मंडल बहिर्मंडल है, जो लगभग कितना है, 640 किलोमीटर से ऊपर तक है। और इसकी कोई एग्जैक्ट स्थिति नहीं है, हम ऐसे नहीं डिसाइड नहीं कर सकते 2000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक। 640 किलोमीटर के ऊपर का जो भी वायु का आवरण है उसको हम बहिर्मंडल के तौर पर देखते हैं। और यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह, किसका, जो आपके कृत्रिम उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो आपके किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। एक सवाल और देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसकी स्थापना किस मंडल में करी गई है, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना आपके रेडियो मंडल में करी गई। तो इस प्रकार से हमने
विभिन्न चीज़ों को वायुमंडल को विस्तृत तौर पर अध्ययन करने का प्रयास किया है और हर एक सवाल उठाने का प्रयास किया है। हम एक बार रिकॉल करते हैं फिर से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जहाँ से सवाल उठ सकते हैं, बनते हैं अक्सर, तो एक बार रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्षोभमंडल की हाइट कितनी है? 0 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक। याद रखने वाली बात क्या है कि ध्रुवों पर इसकी लंबाई क्षोभमंडल की क्या है, ऊंचाई क्या है, कम है, और विषुवत रेखा पर क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या है, तापमान अधिक है, तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी, हल्की होगी, तो ज्यादा ऊपर तक जाएगी, और ध्रुवों पर वायु ठंडी है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, इसलिए ध्रुवों पर हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितनी है, 18 किलोमीटर। इसी मंडल को हमने क्या बोला था, संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। संवहन मंडल क्यों बोला था? क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, कभी आंधी आएगी, कभी वर्षा, कभी तूफान, कहीं ओस, कहीं पाला, ठीक है, कोहरा। इसी मंडल को परिवर्तन मंडल बोला था। क्यों बोला था परिवर्तन मंडल? क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ आप देख रहे हैं तापमान कैसा हो रहा है, कम। हाइट बढ़ने के साथ ही दाब भी क्या हो रहा है, कम। हाइट बढ़ने के साथ घनत्व भी क्या हो रहा है, कम। ठीक है, क्षोभमंडल। दूसरे मंडल पर चर्चा करते हैं, समताप मंडल। और समताप मंडल में हमने जो की पॉइंट बताया वो कौन सा बताया? एक तो रसायन मंडल बोलते हैं। रसायन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होती है, ओजोन बनती भी इसकी समताप मंडल की ऊपरी हिस्से में ओजोन बनती भी है और नष्ट भी होती है, बिगड़ती भी है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस मंडल को रसायन मंडल बोला गया। और ओजोन मंडल क्यों बोला गया? क्योंकि ओजोन परत की उपस्थिति इस मंडल में रहती है। ठीक है, ओजोन परत इस मंडल में कहाँ पाई जाती है? निचले हिस्से में, 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 40 मान सकते हो आप। तो 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक क्या हुआ आपका क्षोभमंडल, और 18 से 60 किलोमीटर तक क्या है, समताप मंडल। लेकिन जो ओजोन परत की आदर्श स्थिति होती है वो आपको 30 से 35 किलोमीटर के बीच देखने को मिलती है। ऊपरी हिस्से में ओजोन बनती है, और ओजोन आपके जीवधारियों के लिए क्या है, ओजोन परत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यूवी रेस को क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा बताया था? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मौसम तापमान अधिक होता है लेकिन कोई मौसम संबंधी विकृति कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल। अगला मंडल देखिए, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है, 60 किलोमीटर से हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर तक है। इसको क्या बोला जाता है? न्यूनतम ताप मंडल। मैंने क्या लिखा? न्यूनतम ताप मंडल। क्यों? क्योंकि तापमान कितना कम हो रहा है, -90 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। क्यों हो जाता है न्यूनतम ताप मंडल? क्योंकि यहाँ गैसें कैसी हैं, बहुत अधिक विरल हैं, तो सूर्य की किरणों को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है मध्यमंडल का। और मध्यमंडल की हाइट कहाँ तक है? 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। और 80 से 640 किलोमीटर तक आपका कौन सा मंडल है? आयन मंडल। आयन मंडल को मैंने बताया था कि सर्वाधिक तापमान वाला मंडल कभी पूछा जाए तो कौन सा? आयन मंडल। कितना तापमान हो जाता है? लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किस मंडल में किया गया है? आयन मंडल में। इसी मंडल को क्या बोला जाता है? रेडियो मंडल। क्यों? क्योंकि सूर्य की एक्स किरणों को यहाँ की गैसें अवशोषित करती हैं और उससे आयनीकृत हो जाती हैं, और जो भी पृथ्वी से रेडियो या कोई भी संचार कोई भी सूचना भेजी जाती है उसको परावर्तित करने का ये मंडल कार्य करता है। इसके ठीक ऊपर वाला मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल, सबसे बाहर है, और इसकी हाइट कहाँ से शुरू होती है? ये 640 किलोमीटर से कहाँ तक है? ऊपर। कोई निश्चित इसका वो नहीं है कि 1000 किलोमीटर 2000, 640 किलोमीटर के ऊपर के मंडल को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और एक सवाल, कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। अंतरराष्ट्रीय सौर जो स्टेशन है वो कहाँ स्थापित है? आयन मंडल में। ठीक है, ये लगभग सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। यूवी रेस को कौन सा मंडल अवशोषित करता है? समताप मंडल। एक्स रेस को अवशोषित आयन मंडल। अल्फा बीटा गामा किरणों को अवशोषित करने वाला मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे वायुमंडल के टॉपिक को अच्छे से समेटने का प्रयास किया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। ठीक है, और आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन छात्र छात्राओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास निरंतर वीडियो पहुंचते रहें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन, कोई भी नया वीडियो यदि अपडेट होता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और चैनल को सपोर्ट करिए,
और जुड़े रहिए चैनल के साथ और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपका एक लाइक ही टीचर के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।